28 जनवरी साल 2000, चिको, कैलिफोर्निया। तैतीस साल की जोडी फॉस्टर अपनी 3 साल की बेटी हैना के साथ चिको, कैलिफोर्निया की सड़कों पर घूम रही थी। वो इस नए शहर में अपने लिए कोई रेंटल घर ढूंढ रही थी। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नजर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है जिसके बाहर लिखा था फॉर रेंट। अब ये पढ़कर जोडी उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और मैनेजर से वहां जाकर बात करती है। मैनेजर जोडी को उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट दिखाती है। जोडी को वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। उस अपार्टमेंट का नाम था अपार्टमेंट 14। सारी चीजें देखने के बाद जोडी उस अपार्टमेंट को फाइनल कर देती है। इस समय जोडी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस अपार्टमेंट में पहले क्या क्या हो रखा है और अब इस अपार्टमेंट में मूव होने के बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इस केस में आगे जो कुछ भी होगा आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और कहानी कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म हो गई इमेजिन करना भी मुश्किल है। इकतीस जनवरी साल 2000, जोडी अब इस अपार्टमेंट में मूव हो चुकी थी। वो इस नए शहर में नई जगह पर अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। वो और उसकी बेटी सिर्फ यही थे उसके लिए। जोडी इस अपार्टमेंट 14 में आने के बाद चीजों को अपने हिसाब से सेट करना शुरू कर देती है और साथ में अपने सामान को भी अच्छे से रख देती है। लेकिन जब से जोडी इस अपार्टमेंट के अंदर आई थी उसे यहाँ पर अजीब सा डर लग रहा था और साथ में उसे इस अपार्टमेंट से एक अजीब तरीके की स्मेल भी आ रही थी। जब जोडी इस अपार्टमेंट में काम कर रही थी तो वो अपने साथ साथ हैना को रखती है। ऐसे ही काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है और अगले ही दिन सब कुछ बदलने वाला था। अब अगले दिन सुबह जल्दी जोडी उठती है और फटाफट तैयार हो जाती है। बाद में वो तैयार होने के बाद अपनी बेटी को उठाती है और उसे भी तैयार करती है क्योंकि आज उन लोगों को कहीं पर जाना था। तैयार होने के बाद जोडी और उसकी बेटी दोनों मेन डोर के पास जाते हैं। मेन डोर के पास ही जोडी ने शू रैक रखा हुआ था और वहां पर उसने अपनी बेटी के पिंक शूज रखे हुए थे। कल ही वो सफाई कर रही थी, ये काम उसने कल ही किया था। अब जब जोडी वहां पर जाकर देखती है तो पिंक शूज वहां पर मौजूद नहीं थे। अब जोडी अपनी बेटी से पूछती है क्या तुमने इन शूज को छेड़ा, तो वो नहीं कहती है। उसके बाद जोडी अपने रूम में जाकर देखती है, वहां पर भी उसके शूज मौजूद नहीं थे। आसपास बाकी जगह पर देखती है लेकिन जोडी को हैना के शूज नहीं मिलते। इसके बाद जोडी अपने एक दूसरे रूम में जाती है जहां पर वो सोए नहीं थे और उस रूम को उन्होंने बंद कर रखा था क्योंकि उसका कुछ खास यूज नहीं था। जोडी उस रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर लाइट ऑन करती है। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है और जो देखती है उससे वो देखकर यकीन नहीं हो रहा था। वो देखती है कि बेड के बीचों बीच हैना के वो पिंक कलर के शूज पड़े हुए हैं। लेकिन ये हो कैसे सकता था, इस रूम में तो सुबह से कोई आया भी नहीं था। उसके बाद जोडी बेड के पास जाती है और शूज को उठा लेती है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। जोडी ध्यान से उस आवाज को सुनती है। उसे लग रहा था कि शायद वॉशरूम के अंदर कोई मौजूद है। जोडी धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाती है और जैसे ही वो वहां जाकर वॉशरूम का डोर ओपन करती है तब उसे पता चलता है कि ये आवाज पानी की आ रही थी और एक वाटर टैप ओपन था। वो उसे बंद करती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो फिर से अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम उस रूम में शूज रखने गई थी। उसकी बेटी फिर से नहीं कहती है और कहती है कि मैं तो वहां पर गई ही नहीं थी। इसके बाद जोडी और उसकी बेटी हैना बाहर जाते हैं, बाहर कुछ काम करते हैं और वापस घर आकर सो जाते हैं। अब रात का टाइम था, जोडी सो रही थी। तभी सोते सोते उसे एक सपना आता है। सपने में जोडी को एक रोड दिखाई देता है और ये रोड उसके अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर था। वहां पर एक लड़की रोड पर चल रही थी और जोडी ये पूरा सपना उसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी। जो लड़की वो देख रही थी जोडी को वो दिख रहा था। जैसे ही वो लड़की थोड़ा सा आगे जाती है वहां पर उसे रास्ते में एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है
उस कार के अंदर एक कपल बैठा हुआ था, एक लड़का एक लड़की। और जब जोड़ी उस कार के पास पहुंच जाती है, लड़का उससे पूछता है क्या आपको लिफ्ट चाहिए। तभी कोई इंसान उस लड़के के पीछे आता है और रुमाल के ऊपर कुछ स्प्रे कर उसे बेहोश कर देता है। यहीं पर जोड़ी का सपना टूट जाता है और वो उठ जाती है। आप इस सपने को जरूर याद रखिए। इसके बाद जोड़ी उठती है और घर का काम करती है। काम करते करते सारा दिन निकल जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के टाइम पर जोड़ी किचन में डिनर बना रही थी और उसकी बेटी ऐसे ही घर में खेल रही थी। तभी जोड़ी कुछ बनाते बनाते एक आवाज को सुनती है। ये आवाज उसकी बेटी की थी और उसकी बेटी यहाँ पर किसी से बात कर रही थी। अब ये सुनते ही फटाफट जोड़ी बाहर आती है और देखती है कि उसकी बेटी किससे बात कर रही है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। जैसे ही जोड़ी जाकर अपनी बेटी को देखती है, वो एक रूम के बाहर खड़ी होकर किसी से अंदर रूम में बात कर रही थी। जोड़ी भागकर अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो अंदर इशारा करती है और कहती है कि अंदर बेड पर आपकी एक फ्रेंड बैठी हुई थी। जोड़ी पूछती है कि कौन फ्रेंड? तो वो लड़की कहती है माइलिस। अब जोड़ी को नहीं पता था कि माइलिस कौन है। उसके बाद वो अपनी बेटी से पूछती है कि वो वहां पर विंडो है क्या, विंडो से कोई अंदर आया और फिर बाहर चला गया। वो कहती है कि नहीं, बेड के ऊपर कोई लड़की बैठी हुई थी। अब जोड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोड़ी उससे पूछती है क्या तुमने पहले उसे कभी देखा था, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी के कई फ्रेंड यहाँ पर आते रहते थे और जोड़ी को अब तक ये लग रहा था कि शायद विंडो से कोई आया और वहां पर बैठकर वो चला गया। जोड़ी ने बार बार हैना से पूछा क्या तुम मजाक कर रही हो। हैना ने बार बार कहा कि वो वहीं उस रूम में है, बेड के ऊपर व्हाइट शर्ट उसने पहनी है और उसके छोटे छोटे बाल है। अब ये सुनकर जोड़ी उससे कहती है कि तुम सो जाओ जाकर, और दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन जोड़ी और हैना रात के टाइम बाहर डिनर के लिए जाते हैं और रात के करीब 11 बजे वो दोनों वापस आती हैं। अब जोड़ी अपने अपार्टमेंट में आती है, मेन डोर को खोलती है और घर के अंदर आने के बाद वो लाइट को ऑन करती है। जैसे ही वो लाइट को ऑन करती है, उसकी सीधी नजर दीवार पर लगे टेलीफोन पर पड़ती है। वहां पर उस टेलीफोन का रिसीवर नहीं था। जोड़ी देखती है कि रिसीवर कहां चला गया। वो आसपास देखती है लेकिन उसे कहीं पर रिसीवर नहीं मिलता। उसके बाद वो उसी बेडरूम के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि वहां जमीन के ऊपर रिसीवर पड़ा हुआ है और उसकी वायर को किसी ने अच्छे से उसके आसपास लपेटा हुआ है। अब वो रिसीवर को उठाती है और जैसे ही वो रूम के बाहर जाने लगती है, उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है। उस कोने में जोड़ी की बेटी हैना के सभी टॉयज, डॉल्स, उनका एक पहाड़ बनाया हुआ था और उस सब के ऊपर एक डॉल पड़ी हुई थी और किसी रस्सी से उस डॉल का गला घोटा हुआ था। अब ये देखते ही जोड़ी चीखते हुए वहां से निकलती है, अपनी बेटी को उठाती है और भागकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो सीधा पुलिस को फोन करती है। जोड़ी को यहाँ पर यह लग रहा था कि उसके घर से जाने के बाद घर में कोई एंटर हुआ, शायद चोर, कोई भी, और उसने ये सब कुछ किया। जोड़ी पुलिस को सब कुछ बता देती है, लेकिन यहाँ पर जोड़ी बहुत गलत थी। अब पुलिस वाले कंप्लेंट को लिख लेते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज भी की जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक रात जोड़ी सो रही थी। रात के पूरे 3:33 पर उसकी आंख खुलती है। आंख इसीलिए खुली थी क्योंकि उससे कुछ आवाज आ रही थी। वो उठकर बाहर जाती है। बाहर जाकर देखती है तो टीवी चल रहा है। टीवी के ऊपर वो नो सिग्नल वाला स्टैटिक सिग्नल आ रहा है। उसकी आवाज पूरे घर में आ रही है। वो हैरान है कि टीवी कैसे ऑन हुआ, क्योंकि टीवी का जो बटन है वो भी काफी ऊपर है। अब ऐसा भी नहीं कि उसकी बेटी ने ऑन कर दिया। उसके बाद वो जाती है, टीवी को बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने रूम में जाने लगती है, तभी पीछे से जोड़ी की बेटी की डॉल होती है और वो कुछ बोलने लग जाती है। डॉल से आवाज आती है, I feel great, I feel great। अब डॉल बार बार आई फील ग्रेट कह रही थी। वो इसीलिए क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाली डॉल थी। जोड़ी की बेटी कुछ भी रिकॉर्ड करती थी तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में डॉल उसे रिपीट करती थी। अब जोड़ी उस डॉल के पास जाती है, उसे उठाती है। उसे लग रहा था कि डॉल की बैटरी खराब हो चुकी है, शायद इसमें कुछ डिफेक्ट आ चुका है, तो वो उसकी बैटरी को निकाल देती है और उस डॉल को वहीं पर रख देती है और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है।
अब किचन में कुछ वुडन बॉक्स पड़े हुए थे, उसके फ्लैप जोर जोर से आपस में लग रहे थे, जैसे कोई जोर जोर से उसे मार रहा हो। और किचन में जो बर्नर था वो भी पूरा ऑन था। अब ये सब कुछ क्या था, जोड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फटाफट उस बर्नर को बंद करती है और भागकर अपनी रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रही थी, वो जो डॉल पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर, उससे कुछ आवाज आती है। Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star. अब ये देखकर जोड़ी की धड़कन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस डॉल के अंदर तो बैटरी भी नहीं थी। अब ये देखकर जोड़ी जोर से चिल्लाने लगती है और फटाफट अपने रूम में जाकर अपनी बेटी को उठाती है और फटाफट अपने अपार्टमेंट से निकलकर सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करती है। ये जो अपार्टमेंट था, ये इसी पूरी बिल्डिंग के मैनेजर का था। अब दरवाजा खोलने के बाद मैनेजर जोड़ी से पूछती है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जोड़ी उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ न कुछ तो हो रहा है, और वो उसे अपने साथ अंदर जाने को कहती है। वो मैनेजर बाहर आती है, अपने डॉग को भी साथ ले जाती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि अचानक से लाइट सभी घर की ऑन हो गई, कभी ब्लिंक कर रही है फिर ऑन हो रही है, और पूरे घर में उस डॉल की आवाज सुन रही है। Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star. अब ये देखकर जो मैनेजर का डॉग था वो भी उसके साथ चिपक जाता है, और पूरे घर में एक और अजीब चीज की बहुत तेज हवा चल रही है। हालांकि कोई विंडो ओपन नहीं है, कुछ और नहीं है, लेकिन तेज हवा चल रही है। इसके बाद मैनेजर को भी कुछ समझ नहीं आता, वो वापस घर के बाहर आ जाती है। जोड़ी को वो मैनेजर कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरे घर में रुक जाओ और फिर सुबह देखते हैं कि ये सब कुछ क्या था। जोड़ी कुछ समय तक बैठी रहती है, लेकिन फिर सुबह होते ही वो नीचे चली जाती है पूल एरिया में। वहां पर बैठकर वो जोर जोर से रो रही थी। अब यहाँ पर जोड़ी एक चीज को सोचती है कि कल रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आया था। अब ये सपना भी जोड़ी उसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी, और साथ में इस सपने की जो स्टोरी थी वहीं से शुरू होती है जहां पर लास्ट सपना उसका टूटा था। अब यहाँ पर ये लड़की बेहोश हो चुकी थी, और उसके बाद वो कपल उसे अजीब सी जगह पर लेकर जाते हैं, फिर उसे एक बेसमेंट के अंदर डाल देते हैं, और उस लड़की को उन्होंने बहुत टाइट तरीके से चेयर के साथ बांधा हुआ था। अब ये अजीब सा सपना फिर से जोड़ी को आया था उठने से पहले। अब जोड़ी तो जोर जोर से रो ही रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी जोड़ी को जानता था। वो जोड़ी को कहता है, मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए 25 साल हो चुके हैं, और जिस अपार्टमेंट में तुम रह रही हो, अपार्टमेंट 14 में, वहां पर कोई भी ज्यादा समय नहीं रहता, और तुम्हें भी यहां से चली जाना चाहिए। जोड़ी उससे पूछती है कि क्यों। वो आदमी कहता है कि आज से करीब 24 साल पहले इस अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी, और उसके साथ जो हुआ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जोड़ी उससे बार बार पूछती है, लेकिन वो यही कहता है कि तुम इस अपार्टमेंट से चली जाओ, यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जोड़ी यही करती है, वो एक नया अपार्टमेंट ढूंढती है, इस अपार्टमेंट से अपना पूरा सामान उठाती है और नई जगह पर शिफ्ट हो जाती है। जोड़ी को यहाँ पर ये लग रहा था कि वो इन सभी चीजों से अब फ्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से गलत थी। अब जोड़ी अपने घर में बैठी हुई थी, रात के टाइम वो डिनर करने वाली थी, तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल उसके बॉयफ्रेंड की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम घर पर हो ना। जोड़ी कहती है कि हाँ बताओ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। वो पास ही में रहता था। जोड़ी यहाँ पर वेट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड का। अब यहाँ पर घर का दरवाजा नॉक होता है। जोड़ी दरवाजा खोलती है, बाहर उसका बॉयफ्रेंड था, वो अंदर आता है। अब यहाँ पर जोड़ी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों आए। जोड़ी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, तुम जिस अपार्टमेंट 14 में पहले रहती थी, तुम्हें पता है कि वहां पर क्या हुआ था। जोड़ी कहती है कि नहीं, क्या हुआ था। जोड़ी का बॉयफ्रेंड अपने बैग में से एक बुक को निकालता है। उस बुक का नाम था परफेक्ट विक्टिम। जोड़ी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उस अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। एक दिन वो लड़की अपने घर से बाहर निकली और कभी वापस नहीं आई, और उस लड़की का नाम था मार्लिस। अब यह सुनते ही जोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़की का नाम ले रही थी जिसे उसने अपार्टमेंट में देखा। उसका नाम वो ले रही थी माइलिस। अब यहाँ पर जोड़ी का बॉयफ्रेंड उस बुक में से उस लड़की की फोटो दिखाता है। वो उस फोटो को देखती है और फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो बार बार उसके सपने में आ रही थी।
वो बुक को पकड़ती है और भागकर अपनी बेटी के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है? यहाँ पर उसकी बेटी हैना कहती है कि ये वही लड़की है जो मैंने रूम में देखी थी, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, और ये आपकी फ्रेंड है जो कि घर में आई थी। अब ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड जोडी सभी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद जोडी का बॉयफ्रेंड और जोडी वापस बाहर आ जाते हैं। जोडी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, मुझे जानना है, और उसका बॉयफ्रेंड कहानी पढ़ना शुरू करता है। साल 1975, ओहायो। यहाँ पर एक 7 लोगों की फैमिली रहती थी और उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी एलिजाबेथ स्पेनकी, जिसे सभी मार्लिस कहते थे। मार्लिस बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी। उसका एक सपना था एक्टर बनने का। एक लड़का जिसका नाम जॉन बेरूट था, उससे वो डेट कर रही थी। जॉन कैलिफोर्निया का रहने वाला था, इसीलिए वो वापस जाने को कहता है। मार्लिस उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए दिसंबर 1975 को मार्लिस ओहायो से कैलिफोर्निया चिको आ जाती है। चिको कैलिफोर्निया आकर मार्लिस वॉलनट गार्डन अपार्टमेंट 14 में रहना शुरू कर देती है। कैलिफोर्निया आकर उसकी लाइफ वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। उसकी कई बार अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती। यहाँ पर कोई उसका अपना नहीं था, वो अकेली रहती। इसके बाद वो अपनी फैमिली को लिखती भी है कि अप्रैल के महीने में वो कैलिफोर्निया को हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। 31 जनवरी 1976 को मार्लिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिको में एक मार्केट में जाती है। वहां पर मार्लिस और उसके बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हो जाती है। उसके बाद मार्लिस उससे गुस्सा होकर वापस अकेले घर जाना शुरू कर देती है। पीछे आकर उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। एंड में आकर उसका बॉयफ्रेंड मैंग्रोव एवेन्यू तक उसका पीछा करता है और बाद में उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ, और वो वहां से वापस चला जाता है अपने व्हीकल को लेने के लिए। मैंग्रोव एवेन्यू वो आखिरी जगह थी जहां पर किसी ने मार्लिस को देखा था। उसके बाद मार्लिस के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता चला, और यहीं पर वो बुक खत्म हो जाती है। अब जोडी को ये जानना था कि आगे मार्लिस के साथ हुआ क्या, और जो सपने में स्ट्रीट बार बार जोडी की आ रही थी वो वही मैंग्रोव एवेन्यू की स्ट्रीट थी। अब यहाँ पर जोडी पूछती है कि आगे क्या हुआ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो उठाते हैं लैपटॉप, हैना को सुला देते हैं, उनकी रिसर्च शुरू होती है और आगे की कहानी उन्हें पता चलती है। मार्लिस को लापता हुए 8 साल हो चुके थे और तारीख आती है 7 नवंबर 1984। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। ये कॉल चर्च के फादर की थी। पास्टर उन्हें बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। डिटेक्टिव और पुलिस वाले फटाफट वहां पर पहुंचते हैं। जब वो चर्च में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी चर्च खाली। अंदर जाकर देखते हैं कि सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, एक पास्टर और उनके साथ एक औरत बैठी हुई थी जिसका नाम था जेनिस हुकर। जब पुलिस वाले उस औरत के पास जाते हैं तो वो जोर जोर से वहां पर बैठकर रो रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ और हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। पास्टर से बताते हैं कि ये औरत कुछ बताना चाहती है। वो लड़की बताती है कि 1976 में उसके हस्बैंड कैमरन ने चिको कैलिफोर्निया से एक लड़की को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद उसे मार दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि यह सब कुछ 8 साल पहले हुआ, तो अब आप सामने क्यों आई हो और पहले क्यों नहीं आई थी। तो वो बताती है कि पहले मैं इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे भी मार देता, और उसके डर की वजह से मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, और अब इस वजह से सामने आई हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो गिल्ट है वो बढ़ता जा रहा है और मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी और आगे की पूरी कहानी बताओ। यहाँ पर वो जो जेनिस हुकर थी, जो लड़की रो रही थी, वो पुलिस वालों को कहती है कि मैं ऐसे नहीं बता सकती, मुझे आप इम्यूनिटी दो। इम्यूनिटी का मतलब है अगर इस केस में कुछ ऐसी चीज भी है जो मेरे खिलाफ हो सकती है, जिससे मुझे सजा हो सकती है, मुझे सजा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, उस लड़की जेनिस ने जो कुछ भी किया हो इस पूरी कहानी में, उससे सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई। इस वजह से यहाँ पर इम्यूनिटी की डिमांड वो करती है। पुलिस वाले अटॉर्नी से बात करते हैं और उस लड़की जेनिस हुकर को इम्यूनिटी मिल जाती है। उसके बाद वो सुनाती है आगे की कहानी कि क्या क्या हुआ था, और कुछ ऐसा भी जो पुलिस वालों ने, आपने, हमने
कभी सोचा भी नहीं होगा। 31 जनवरी 1976 चिको कैलिफोर्निया में ये कपल कैमरन और उसकी वाइफ जेनिस हुकर कार में बैठे हुए थे। तभी उसके हस्बैंड की नजर मार्लिस के ऊपर पड़ती है। मार्लिस मैंग्रोव स्ट्रीट से चलकर आ रही थी। जब वो उनकी गाड़ी तक पहुंचती है, हस्बैंड उसे रोकता है मार्लिस को और कहता है कि आपको लिफ्ट चाहिए। मार्लिस अंदर देखती है तो वो पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। मार्लिस और जहां पर इस कपल को जाना था वो जगह आसपास ही थी, तो यहाँ पर मार्लिस हाँ कर देती है और इस कार के अंदर आकर बैठ जाती है। कार का आपको बता दें कि यहाँ पर कार की बैक डोर नहीं थे और अगर किसी को पीछे जाकर बैठना है तो फर्स्ट वाली सीट आगे होगी, उसके बाद ही वहां से कोई जा सकता है, जैसे पुरानी वाली थार में होता था। उसके बाद कैमरन, उसकी वाइफ जेनिस हुकर, मार्लिस अब तीनों कार में हैं। कैमरन गाड़ी को चलाते जा रहा है। आगे जाकर वो मार्लिस से पूछता है उसके बारे में। मार्लिस बताती है कि वो यहाँ पर अकेली रहती है और वो काफ़ी दूर से आई है, इस शहर में उसका कोई खास लेना देना नहीं है। अब कैमरन यहाँ पर ऐसे ही लड़की ढूंढ रहा था जिसके आगे पीछे कोई ना हो और वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये जानने वाला भी कोई ना हो। अब यहाँ पर ये एक मैसेज है कई लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, कि जब भी कोई स्ट्रेंजर से आप बात करें, थोड़ी बात हो, तो हमेशा अगर आप इस शहर में अकेले भी रह रहे हो तो कभी भी ये बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे स्ट्रेंजर किडनैपिंग केस, यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न है कि सामने वाला बंदा ये देखता है कि यहाँ पर इसके आसपास इसका कोई लेना देना है भी या नहीं। यहाँ पर अगर मैंने इसे किडनैप कर भी लिया तो कोई पीछे से पूछने वाला आएगा भी या नहीं। तो हमेशा ये कहना है कि मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, मेरा तो कनेक्शन ही बहुत है। तो ये कभी नहीं कहना कि इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ या रहता हूँ। खैर, इसके बाद कैमरन गाड़ी चलाते जाता है। अब आगे जाकर मार्लिस को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जहां पर उसने रुकना था गाड़ी काफी आगे आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद मार्लिस को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा सा चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर कैमरन गाड़ी को रोकता है और चाकू निकालता है और उसे दिखाता है, तो अगर तुम फिर से चिल्लाई तो यहीं पर मार दूंगा और आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद वो उठता है, अपने रुमाल के ऊपर कुछ स्प्रे करता है और मार्लिस को बेहोश कर देता है। और उसके बाद उसके सर के ऊपर एक बॉक्स डालता है, हेड बॉक्स, और ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति है वो चिल्लाए तो बाहर किसी को आवाज नहीं आएगी। मार्लिस के सर के ऊपर वो हेड डाल देता है। अब ऐसा भी नहीं था कि मार्लिस को जब होश आ जाएगी वो उस बॉक्स को उतार देगी। इस बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाता था बाहर से, और खुलेगा भी ये स्क्रू ड्राइवर से। इसका वेट था 40 किलो। इसके बाद मार्लिस के ऊपर वो सर के ऊपर वो हेड बॉक्स डालता है, उसे पीछे वाली सीट में लिटा देता है और फिर वो चले जाते हैं वहां से दूर अपने घर, जो कि रेड ब्लफ में था। अब रात का समय भी हो चुका था। उसके बाद वो गैराज को ओपन करते हैं और गैराज के अंदर कार को पार्क कर देते हैं। बाहर से लगा देते हैं लोग। घर के अंदर कैमरन और जेनिस चले जाते हैं, पूरे घर को अच्छे से लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो मार्लिस को उस कार के अंदर से निकालते हैं और गैराज का जो रास्ता था घर के अंदर खुलता था, वहीं से उसे अंदर ले आते हैं। यहाँ पर उसका वो बॉक्स खोला जाता है। जब बॉक्स खोलते हैं तब तक मार्लिस होश में आ चुकी थी। मार्लिस चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से जेनिस रुमाल देती है कैमरन को और कैमरन उसे फिर से बेहोश कर देता है, कुछ जबरदस्ती इनहेल करवाकर रुमाल की मदद से। उसके बाद वो उसे उठाता है और ले जाता है उस घर की बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर जाकर वो उसे चेयर से बांध देता है। चेयर से बांधने के बाद यहाँ पर मार्लिस के साथ शुरू होता है। कैमरन उसके साथ करता है। उसके बाद मार्लिस को फिर से होश आना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब आसपास लोगों को कुछ पता ना चल जाए, इस वजह से कैमरन उसे रोकता है। बाद में कैमरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मार्लिस को उठाता है और जेनिस को कहता है कि मैं इसके वोकल कॉर्ड को निकाल दूंगा। अब कैमरन इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था कि अगर कोई चिल्लाए और उसके वोकल कॉर्ड्स को निकाल लिया जाए तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी। जेनिस उसका इसमें साथ देती है और दोनों चले जाते हैं वॉशरूम के अंदर। लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद कैमरन और जेनिस को रियलाइज होता है कि ऐसा वो नहीं कर सकते। उसके बाद वो वापस लेकर जाते हैं मार्लिस को बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में जो छत थी वहां पर एक रॉड लगी हुई थी और उस रोड के साथ वो एक रस्सी को बांधते हैं और बाद में रस्सी वो मार्लिस के गले के आसपास लपेटते हैं और उसे खींच देते हैं। उसके बाद मार्लिस को ऐसे ही वो कई घंटे तक रखते हैं। वापस जाते हैं अपने रूम के अंदर
खाना वाना खाते हैं। रात के 2 बज जाते हैं। मार्लिस को ऊपर से उतारते हैं। मार्लिस मर चुकी थी। अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का टाइम आ चुका था। उसकी बॉडी को उठाते हैं, कार में डालते हैं और अपने घर से सीधा हाईवे के ऊपर गाड़ी को डाल देते हैं। अब हाईवे कुछ इस प्रकार से, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग देखी होगी, आप फोटोज भी देख रहे होंगे वीडियोस के अंदर, तो सीधा रोड है और उसके साइड में सिर्फ जंगल। गाड़ी को सीधा वो चलाते रहते हैं। उसके बाद में कार को एक सुनसान सी जगह पर, जहां आसपास कुछ खास नहीं था, रोक देते हैं। उसके बाद में कैमरन साइड में होकर काफी अंदर चला जाता है जंगल में। जो इक्विपमेंट साथ में लेकर आया था उससे एक कबर को खोदता है और उसके बाद में मार्लिस की बॉडी को उसके अंदर डाल देता है। ये सब कुछ करने के बाद में वो साइड में आग लगाता है और उसमें मार्लिस की सारी चीजें, कपड़े, जो कुछ भी, पर्स वगैरह सब कुछ उसे आग लगा देता है और अपने भी कपड़े थे जहां पर कुछ लगा हुआ था उससे भी आग लगा देता है। ये सब कुछ करने के बाद वो वापस घर चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि ये सब कुछ उसने एक लड़की को किडनैप किया जो कि उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थी, वो उसे जानता भी नहीं था। 10 घंटे के अंदर फ्रॉम किडनैपिंग और उसका मर्डर और उसकी बॉडी को दफना देना, ये सब कुछ उसने 10 घंटे के अंदर किया। क्यों किया? सिर्फ मजे के लिए और कुछ भी नहीं। लेकिन कहानी यहां से तो शुरू होती है। अब पुलिस ये पूरी रिपोर्ट लिख चुकी थी जेनिस की, जो कि चर्च में बैठकर रोकर ये पूरी कहानी सुना रही है। इम्यूनिटी उससे मिल चुकी है, अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसका। हालांकि सारी चीजों में वही साथ थी। इसके बाद पुलिस जाने लगती है, लेकिन जेनिस कहती है कि मुझे आपको एक और चीज बतानी है। 19 मई साल 1977 मार्लिस को मरे हुए 1 साल हो चुका था। अब यहाँ पर जेनिस ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। हाथ में बच्चा, जेनिस बैठी हुई है, कैमरन गाड़ी को चला रहा है। तभी एक लड़की हाथ देती है, इनकी कार को रोकती है। वो लड़की हिच हाइकिंग कर रही थी। हिच हाइकिंग का मोटा मोटा मतलब है कि लिफ्ट लेकर फ्री में एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं। ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई देशों में। वो काफी ट्रेन्ड हिच हाइकर थी। उसने 2-3 लोगों को पहले मना भी किया था क्योंकि उसे चीजें काफी स्केप्टिकल लगी वहां पर। लेकिन उसके बाद जब वो कैमरन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे को देखती हैं तो वो सोचती है कि ये तो एक फैमिली है नॉर्मल सी, इनसे मैं मदद मांग सकती हूँ। उस लड़की को हिच हाइक कर अपने फ्रेंड के घर जाना था जहां उसकी बर्थडे पार्टी थी। अब यहाँ पर इनकी वही गाड़ी। कैमरन उठता है और सीट को नीचे कर पीछे उस लड़की को भेज देता है। उस लड़की का नाम था कोलिन स्टैन। कोलिन 20 साल की थी। ऐसे ही बातें वो करते हैं। यहाँ पर फिर से वही चीज। कोलिन बताती है कि वो यहाँ पर अकेली रहती है, उसकी फैमिली दूसरी जगह पर रहती है। वही गलती जो मार्लिस ने करी थी और जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाद में गैस स्टेशन पर गाड़ी को वो रोकते हैं और जो कोलिन होती है वो कहती है कि मुझे वॉशरूम में जाना है। वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। जब वो वॉशरूम में थी, फेस को वॉश कर रही थी क्योंकि उसे सीधा ही बर्थडे पार्टी में जाना था। वो थोड़ा सा तैयार हो रही थी। जब वो फेस को वॉश कर रही थी ना, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है कि तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। उस वॉशरूम के अंदर और कोई भी नहीं। वो फटाफट अपने फेस को पानी से साफ करती है और पीछे देखती है, पीछे कोई भी नहीं। तभी साइड से आवाज आती है कि इनके साथ मत जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही कोलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और फटाफट उस वॉशरूम से निकलती है। बाहर आती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उस कार के अंदर आकर बैठ जाती है। जब कार थोड़ी आगे जाती है, वहां पर एक बहुत सुंदर सा सनसेट था। तो जेनिस अपने बच्चे को लेकर उसे देखने के लिए बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर कोलिन कहती है कि आप ऐसा करो, मुझे यहीं पर रोक दो, मैं यहीं से चली जाऊंगी क्योंकि अभी हम बहुत पास आ चुके हैं। कैमरन कहता है कि नहीं नहीं, आपको आपकी जगह पर छोड़ कर आएंगे। कोलिन कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब बार बार कोलिन के कहने पर कैमरन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने रुमाल को निकालता है, कुछ स्प्रे करता है और जबरदस्ती इनहेल करवाकर कोलिन को बेहोश कर देता है। उसके बाद में वही वो 40 किलो का बॉक्स जो उसकी कार में पड़ा था कोलिन के सर पर डाल देता है। उसके बाद में कोलिन बेहोश हो जाती है और पीछे उसे लेटा दिया जाता है और वापस उसे लेकर जाया जाता है अपने उसी घर में, उसी बेसमेंट के अंदर। अब यहाँ पर जो उन्होंने किया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम वीडियो में बता भी नहीं सकते। अब यहाँ पर कैमरन का मकसद सिर्फ कोलिन को मारना नहीं था, उसने कोलिन को एज अ स्लेव रखा था। कैमरन क्या करता है कि दिन में 24 में से 20 घंटे उसे वाटर बेड यानी कि इतना चेस्ट तक पानी उसके अंदर उसे रखता था। सर के अंदर वही वो डब्बा 40 किलो वाला उसे लगाता था। ऐसा दिन में 20 घंटे वो कोलिन को रखता था। और ऐसा उसने कितने दिन किया होगा? ऐसा उसने किया टोटल
3 साल उसने कूलिन को पानी के अंदर दिन के 20 घंटे सर में 40 किलो का डब्बा 3 साल लगातार रखा और कैमरन ने उसके साथ कई क्राइम भी किए। 3 साल जब कूलिन को उस बेसमेंट के अंदर हो गए, उसके बाद में उसकी बॉडी के ऊपर काफी इन्फेक्शंस होने लगी क्योंकि 20 घंटे पानी के अंदर उसे रखा जा रहा था। उसके बाद में कैमरन ने उसे कहा कि तुम अब बेसमेंट के अंदर घूम सकती हो जैसे भी। ऐसे ही उसकी लाइफ निकली और 4 साल, पूरे 7 साल तक उसे बेसमेंट के अंदर रखा गया। उसके बाद एक दिन जेनिस आती है कूलिन के पास और कूलिन को कहती है कि मैं अब कैमरन से डिवोर्स ले रही हूँ, वो सही आदमी नहीं है। मतलब जेनिस को बहुत जल्दी पता लग गया कि वो सही आदमी नहीं है और बाद में अब इसने इम्यूनिटी ली है कि मैं तो बहुत मासूम हूँ। इसके बाद में जेनिस कैमरन को डिवोर्स देने वाली थी और कूलिन कहती है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो वो मेरे साथ क्या क्या करेगा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, तुम प्लीज उसे मत छोड़ कर जाओ। अब यहाँ पर जेनिस कहती है कि रुको हम कुछ करते हैं। अब जेनिस वेट करती है कि कैमरन घर से बाहर कब जाए। एक दिन कैमरन घर से बाहर अपने काम के लिए जाता है, नीचे से वो कूलिन को उठाती है, खुद भी सामान पैक करती है और दोनों घर से भाग जाती है। 7 साल बाद यहाँ पर उसने एक डील की थी कूलिन के साथ कि तुम ये बात किसी को कुछ नहीं बताओगी। जेनिस चली जाती है अपने पेरेंट्स के घर, कूलिन 7 साल बाद चली जाती है अपने पेरेंट्स के घर। घर आकर उसके घर वाले रोते हैं कि तुम कहाँ पर थी इतने साल। वो बताती है कि मैं एक कल्ट को मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद मैं ऐसे भाग कर आया। उसने ऐसे कुछ भी बोल दिया क्योंकि उसने जेनिस को प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी पुलिस को किसी को नहीं बताएगी। 3 महीने हो जाते हैं, फिर तारीख आती है नवंबर 1984 की, जब जेनिस जाती है चर्च के अंदर और पास्टर को सब कुछ बताती है। फिर पुलिस वाले आते हैं जो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों को जानना था कि ये कूलिन है कौन, क्योंकि उन्हें तो अब पता चला था कि कूलिन नाम की भी लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद पुलिस जाती है फटाफट कूलिन के पास, उसकी पूरी रिपोर्ट लेती है, सारी चीजें सेम मैच होती है। जब पुलिस वहां से जा रही थी तो वो पूछते हैं क्या आपको पता है कि मार्लिस कौन थी। तो कूलिन वहां पर बताती है कि जब वो वहां पर गई थी तो उसे एक फोटो देखने को मिली थी एक लड़की की और उस लड़की का पूरा हुलिया वो बताती है। पुलिस वाले फिर मार्लिस की फोटो दिखाते हैं तो वो कह देती है कि हाँ यही वो लड़की थी। अब 1 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी टाइमलाइन को क्लियर कर देते हैं। देखो 1976 में मार्लिस का मर्डर होता है, उसे किडनैप कर उसे मार दिया जाता है। फिर उसके 1 साल बाद 1977 में कूलिन को किडनैप किया जाता है, कूलिन स्टैन को किडनैप किया जाता है। और फिर 1984 में कूलिन और जेनिस भागे थे कैमरन के घर से। उसके बाद में जेनिस जो कि रोती है चर्च में जाकर पास्टर के सामने, वो 1984 में ये सब कुछ बता चुकी थी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं जोडी उसका बॉयफ्रेंड घर में बैठकर साल 2000 में। और शायद अब आप पूरी तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। अब पुलिस के पास 2 केस थे, एक कूलिन की किडनैपिंग और उसके साथ जो भी क्राइम्स हुए और दूसरा मार्लिस की किडनैपिंग और उसका मर्डर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्लिस की बॉडी कहाँ थी ये नहीं पता चला। अगर कोर्ट में ऐसे ही वो सीधा केस को ले जाएंगे तो कैमरन ये केस जीत जाएगा क्योंकि बॉडी नहीं मिलेगी, कोई सबूत नहीं मिलेगा, सिर्फ गवाही है उसकी वाइफ की, तो उससे सजा मिल नहीं सकती थी। उसके बाद वो जेनिस को बिठाते हैं कार में, कई 100 किलोमीटर वहां पर चलाते जाते हैं गाड़ी, कई बार जगह को वो खोदते हैं सिर्फ इस कोशिश में कि उन्हें मार्लिस की बॉडी मिल जाए। लेकिन बहुत कोशिश के बाद उन्हें मार्लिस की बॉडी नहीं मिलती। लेकिन अब उनके पास सिर्फ कूलिन का केस बचा था, दूसरी तरफ वो मार्लिस की बॉडी को ढूंढ रहे थे। अब कूलिन का केस कोर्ट में ले जाने के लिए वो कैमरन को जाते हैं, पुलिस वाले उठा लाते हैं, जेल में डालते हैं और कोर्ट में चला जाता है केस। कोर्ट में जाकर सारे सबूत थे कैमरन के खिलाफ, वो बॉक्स भी मिल जाता है घर से। कैमरन को सजा होती है 104 साल की। आप सोचेंगे कि ठीक है 104 साल की सजा हो गई, लेकिन यहाँ पर पेरोल उसे मिल जाएगी, पेरोल से वो बाहर आ जाएगा और बाहर आसानी से घूमेगा। इसीलिए पुलिस का मेन मकसद था कि मार्लिस के केस में इसे सजा मिले, क्योंकि वहां पर उसे विदाउट पेरोल लाइफ सेंटेंस या फिर उसे फांसी की सजा मिल सकती थी। इस वजह से पुलिस पूरी कोशिश से मार्लिस की बॉडी को उस रोड पर ढूंढती है जहां पर जेनिस ने उन्हें बताया था। अब यहाँ पर जोडी और उसका बॉयफ्रेंड जो ये सब कुछ रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, वो समझ आते हैं कि आखिर उस अपार्टमेंट में हुआ क्या था और उसे ये अजीब अजीब सपने क्यों आ रहे थे। उसके बाद में जोडी ये सब कुछ भूल जाना चाहती थी क्योंकि केस काफी पुराना हो चुका था।
लेकिन अब भी उसे सपने बार बार आ ही जा रहे थे। सपनों में एक नंबर उसे रोज दिखाई देता, 35.76। कई बार उसे ये चीजें दिखाई देती, NE, कई बार उसे A17 और साथ में ये नंबर 35.76, NE 35.76 A17। कई दिनों तक वो इग्नोर करती है, लेकिन एंड में वो सोचती है कि शायद मार्लिस इंसाफ चाहती है, शायद मार्लिस कुछ बताना चाहती है। वो उसी पुलिस स्टेशन में फोन करती है जहां पर यह केस चल रहा था। अब एक और हैरानी की बात, पुलिस वाले जब ये कॉल को पिक करते हैं तब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला उसी समय मार्लिस की फाइल को 16 साल बाद फिर से रीओपन कर रहा था। अब मतलब उसकी फाइल को उन्होंने ओपन किया और दूसरी तरफ से फोन आ गया कि मेरे पास मार्लिस पेन की जो केस हुआ था उसके बारे में कुछ बताने के लिए है। ये सारी चीजें फिल्मी लगती हैं, मुझे भी पहले लगी थी, लेकिन ये सब कुछ असली में हो चुका है। इसके बाद वो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या क्या तुमने देखा। वो सारी चीजें मार्लिस के बारे में जोड़ी बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे सपने आए थे, मैंने ये सब कुछ पढ़ा, पूरी चीजें सच सच पुलिस वालों को बता देती है। उससे पहले ये लग रहा था कि पुलिस वाले नहीं मानेंगे इसकी बात, लेकिन वो ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद वो नंबर बता देती है कि NE 35.76 A17। अब यहाँ पर एक रोड था जिस रोड पर जेनिस ने बताया था कि हम गए थे, उस रोड का नाम था A17। फिर वो अपार्टमेंट 14 से इस डिस्टेंस को चेक करते हैं। NE मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, A17 उस रोड का नाम। फिर डायरेक्शन को पूरा डालकर वो सॉफ्टवेयर में से लोकेशन को फाइंड करना शुरू कर देते हैं, 35.76 को डाल देते हैं और उसी जगह पर वो जेनिस को लेकर जाते हैं। फिर पूछते हैं क्या ये था। जेनिस कहती है कि मुझे जहां तक याद है जो चीजें भी उसने पुलिस को बताई थी कि वहां पर ये सब कुछ था, जहां पर बॉडी को डाला था, वो सारी चीजें उस एरिया में मौजूद थी। और जिस जगह पर जेनिस ने कहा था कि आप खुदाई करो, वो जगह थी 35.77, सिर्फ एक पॉइंट अलग जो कि सपने में जोड़ी को दिख रहा था। वो जगह बहुत बड़ी थी, उस पूरी जगह में खुदाई करना बहुत मुश्किल था। और हैरानी की बात है कि पुलिस आज तक वहां पर खुदाई कर रही है। उनकी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द मार्लिस की बॉडी मिले और उसके बाद में वो केस को ओपन करें, क्योंकि अभी इस समय ये जो कैमरन है वो जेल में मौजूद है और उसने पेरोल के लिए अप्लाई कर रखा है। पेरोल मिलते ही वो बाहर आ जाएगा। जब तक मार्लिस का केस कोर्ट में नहीं चलेगा, मार्लिस की बॉडी नहीं मिलेगी, कैमरन को उसकी सजा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पर्सनली खुद ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द मार्लिस की बॉडी मिले और उसके बाद ये कैमरन जेल से बाहर ना ही आ पाए। मतलब 104 साल की सजा का क्या मतलब, अगर वो 15-20 साल में इतने ग्रूसम, इतने खतरनाक क्राइम करने के बाद बाहर आ जाएगा। Sun is falling, speed in the black.